हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे स्वदेशी काव्य खंड का चौथा चैप्टर है। लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी और शॉर्ट में इनका नाम है प्रेम घन। ठीक है, तो चलिए पहले कवि परिचय हो जाए, उसके बाद बात किया जाएगा। ठीक है, तो कवि परिचय में पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ निधन यानी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुए। ठीक है, अगला है आदर्श, मतलब ये किन्हें अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक कवि हैं और जिसे आप दूसरा चैप्टर में भी देखे थे। ठीक है, दूसरा चैप्टर में जब आप रसखान पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रसखान के बारे में एक पंक्ति कही थी, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू आइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं जानते, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आदर्श मानते थे, मतलब उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते थे। ठीक है, अगला साहित्य के योगदान अगर बात करें तो इन्होंने एक रसिक समाज की स्थापना किए थे 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में। ठीक है, संपादन इन्होंने क्या क्या चीज़ निकाले, आनंद कादम्बनी एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका वो होती है जो महीने में एक बार आती है। ठीक है, एक है नागरी निरध, यह साप्ताहिक पत्रिका है थी जो सप्ताह में एक दिन आती थी। ठीक है, उम्मीद है आप ये सब पॉइंट को नोट करते चल रहे हैं। अध्यक्षता साहित्य सम्मेलन के कोलकाता अधिवेशन में के सभापति भी ये रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। संग्रह, तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा तो इनकी रचनाएं प्रेम धन सर्वस्व में संकलित है। एक रचना ग्रंथ इनको बनाया गया प्रेम धन सर्वस्व, और उन्हीं में इनके सारे लिखी हुई बातों को रखा गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं लेखन विद्या। क्या क्या लिखते थे ये, तो मुख्य रूप से ये निबंधकार थे, निबंध लिखते थे, नाटककार थे, कवि थे और समीक्षक भी थे। अगला है इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। ठीक है, ये दो नाटक है और दो काव्य भी है। एक ही काव्य है जीर्ण जनपद, जिसमें इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। ठीक है, अगला साहित्यिक विशेषता की अगर बात करें तो इनकी काव्य भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा और अवधी थी। मतलब इनकी काव्य भाषा में हमें ब्रज भाषा देखने को मिलेगी और अवधी, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रज भाषा और अवधी का प्रयोग किए, खड़ी बोली भी देखने को मिलता है उनके साहित्य में। लोकमुक्ता, ठीक है, हमें इनके साहित्य में यथार्थ प्रायणता, राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना और साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोध मुख्य है। ठीक है, उनके साहित्य में ये चीज हमें देखने को मिलता है। अगला प्रस्तुत पाठ प्रेम धन सर्वस्व से लिया गया है और उसी से लेकर एक नाम दिया गया है स्वदेशी, जिसमें नव जागरण का स्वर है, मतलब नए जीवन या नए भारत की शुरुआत का एक स्वर दिखता है इसमें। और आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। मतलब ये कविता सोचो न, मतलब 19वीं सदी में लिखा गया है और अभी आ गया है कहीं भाई 21वीं। ठीक है, और आज भी ये कविता हमारे जन जीवन पे बैठता है। ठीक है, तो आपके पास भी अगर किताब है तो निकाल लीजिए और मेरे साथ हिंदी कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है सबय विदेशी वस्तु नर, सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। सबय विदेशी वस्तु नर,
मतलब अब सभी ना, वस्तु हो, नर हो, ये सब विदेशी हो गया। ठीक है। गति, रति और एक रीत। तो कुछ गति मतलब स्वभाव दिया हुआ है। ठीक है। और रति का मतलब है लगाव, और रीत का मतलब है पद्धति। मतलब सभी में, फिर से मतलब समझिए, सबै विदेशी वस्तु नर, मतलब जितने भी वस्तु है और नर, इन सब में गति यानी स्वभाव, रति यानी लगाव, और रीत यानी पद्धति, ये सब में हमें विदेशी दिखता है। ठीक है। ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अब जो मनुष्य है वह सब विदेशी हो गया है भाई, वस्तु भी और व्यक्ति भी। भारतीयों के लिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं सबै विदेशी वस्तु नर, वस्तु भी और नर भी सब विदेशी हो गए हैं। और इनके साथ साथ क्या, गति, गति मतलब स्वभाव, अब व्यक्तियों का स्वभाव भी विदेशी हो गया है। रति माने लगाव, लगाव भी अब विदेशियों जैसा हो गया। पहले लगाव था कि भाई शादी ब्याह हो गया तो पूरा परिवार लोग जुटता था, अब क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 लोग आ गए, हो गया। ठीक है। रीत मतलब पद्धति, अब पद्धति भी लोग विदेशी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, मतलब अब भारतीयता जो है वह कछु न अब कहीं भी भारत में दर्शात, अब भारत में भारतीयता कहीं दिख ही नहीं रही है, ये कह रहे हैं कवि। तो उम्मीद है पहला पैराग्राफ या पहला पंक्ति आपको बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है। एक बार फिर से, सबै विदेशी वस्तु नर, मतलब वस्तु नर, गति रति रीत लखात, मतलब सभी वस्तु और नर सब विदेशी हो गए हैं। साथ में उसका स्वभाव, गति में से स्वभाव, रति में लगाव, ठीक है, और रीत मतलब पद्धति, ये सब के सब हो गया है विदेशी। भारतीयता कछु न अब भारत के लोगों में भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, मतलब भारत के लोगों में अब भारतीयता नहीं रही है, सब विदेशी हो गया है। ठीक है। दूसरा पंक्ति है, मनुज भारती देखी को, मतलब मनुज भारती यानी भारती मतलब भारत माता यहाँ पे है। ठीक है। मतलब मनुज मतलब मनुज भारती, ये पूरा एक शब्द का हिंदी करेंगे, भारत माँ की संतान। मनुज भारती देखी को, मतलब भारत माता के संतानों को देखकर, को मतलब कौन, देखी को सकत नहीं पहचान, मतलब कोई भी भारत माँ के संतानों को देखकर हम पहचान ही नहीं सकते कि वह भारत माँ की संतान है। मुसलमान हिंदू किन्हो, मतलब कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कै है क्रिस्तान और कौन है क्रिश्चियन। ठीक है। कौन है क्रिश्चियन, ये सब पहचान में ही नहीं आ रहा है भाई। ठीक है। क्यों? क्योंकि सब विदेशी परंपरा को अपना रहे हैं, सब अपनी, भारत के मुसलमान हो, भारत के हिंदू हो या भारत के क्रिश्चियन हो, सब अपनी कल्चर को भूलकर विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि ये सब भारत माता के जो संतान थे अब ये पहचान में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए पैराग्राफ नंबर 3, पढ़ी विद्या परदेश की, विद्या पढ़ रहे हैं लोग परदेशों की, विदेशी विद्या प्राप्त किया जा रहा है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, मतलब विदेशी ज्ञान पा के भारतीयों की बुद्धि भी विदेशियों जैसी हो गई है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई, मतलब परदेश मतलब दूसरे देश का चाल चलन अब भारतीयों को ज़्यादा भा गया है। ठीक है। ये था पैराग्राफ नंबर 3। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 4। ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, ठटे विदेशी ठाठ सब, अब लोग ना ठाट बाट से भी विदेशी तरीका से रहना लगे हैं। ठीक है। विदेशी तरीका से घर बनाना, वो झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ चारों बगल से हवाएं आती थी, शुद्ध हवा, वो सब गायब हो गया है। ठीक है। खपड़ेल का घर जो गर्मी के दिनों में राहत देने के लिए, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गया है। तो ठटे विदेशी ठाट सब ठाट बाट हो गया है अब
विदेशियों जैसा। बनियो देश विदेश, अब हमारा देश भी धीरे धीरे विदेश बनता जा रहा है। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, मतलब अब सपनों में भी भारतीयता लोगों में अब नहीं रही है। ठीक है, अगला पैराग्राफ नंबर 5, बोली सकत हिंदी नहीं, मतलब बोल हिंदी नहीं पा रहा है। अब मिली हिंदी हिंदू लोग, मतलब जो लोग अब हिंदी ही नहीं बोल रहे हैं तो हिंदू लोग कहाँ से मिलेंगे? हिंदू मतलब हिंदुस्तान के लोग। ठीक है, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग, अब तो भाई लोग अंग्रेजी ही भखते हैं, मतलब अंग्रेजी ही बांगते हैं और अंग्रेजी चीज़ों का ही उपभोग करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6, अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वाहन मतलब गाड़ी, आवागमन के लिए वाहन। अंग्रेजी वाहन वसन, अंग्रेजी गाड़ी हो गया, अंग्रेजी वसन माने कपड़ा। वेश रीति और नीति, उसका वेशभूषा भी अब अंग्रेजी हो गया और नीति नियम कानून भी हो गया है अंग्रेजी जैसा। ठीक है, मतलब अंग्रेजों वाला। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, मतलब अंग्रेजी रुचि लोगों में आ गई है। गृह घर भी अंग्रेजों जैसा ही सजाने लगे हैं। सकल, सकल भाई रूप रंग, अपना चेहरा भी लोग, अब भारत के लोग पहले काले होते थे या उसको क्या बोलते हैं सावरे, तो उसमें खुश थे, लेकिन अब भाई थोड़ा सावरा बच्चा पैदा हो गया तो मार क्रीम पे क्रीम पीरीम के क्रीम लगा के उसको गोरा बना दिया। ठीक है, तो गोरा बनाना इसका मतलब आप कहीं ना कहीं विदेशी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, वरना क्यों गोरा बनना चाह रहा है भाई? जो जैसा पैदा हुआ वो ठीक है। अगला सकल तो हो गया था। वस्तु देशी विपरीत, अब देश के विपरीत लोग वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं मतलब विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने लगे हैं। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये संकुची लजात, अब हिंदुस्तानी भी सुन के लोग लजाते हैं। देश विदेश में पूछता है लोगों कि तुम हिंदुस्तान से, तो लोग हिंदुस्तान बोलने भी अब लजाते हैं। ये कह रहे हैं कवि। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, मतलब भारतीयता हिंदुस्तानी नाम सुन के पहले नंबर तो ये संकुचित लजाते हैं और भारत की वस्तु से भी ये घिनाते हैं, मतलब है भारत की वस्तु नहीं ठीक होगा, हटाओ हटाओ, ऐसे इस तरह की भाषा भारतीय बोलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो, बानक मतलब है वेशभूषा। ठीक है, देश नगर बानक बनो मतलब देश की वेशभूषा सब हो गया है अंग्रेजी जैसा। देश हो नगर हो सब बन गया है किसके जैसा? अब विदेशी जैसा। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, सब जगह अंग्रेजी चाल चलन हो रहा है। ठीक है, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, हाटन माने बाजार, अब बाजारों में भी हमें अंग्रेजी वस्तुओं ही देखने को मिलती है। भारतीय वस्तु दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है। ठीक है, पहले लोग बच्चा जाता था मेला में, ठीक है, तो मेला में बिकता था भारतीय फल फूल, बेर हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, लेकिन ना अब बिकता है कुल्फी, बर्फ, केक, ये सब चीज़ें। ठीक है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय नहीं रहा। अगला, जिनसो समल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसे आम ख्याली, मतलब जिन लोगों से भारतीय पहनावा है धोती, जिन लोगों से ढीली ढाली धोती नहीं संभल रहे हैं, ठीक है, और वे लोग सोच रहे हैं कि हम देश संभालें, और वे लोग क्या सोच रहे हैं? देश से संभालेंगे, ये केवल आम ख्याली है। ठीक है, ये केवल ख्यालों में ही संभव है, प्रत्यक्ष में तो संभव है नहीं।
दास वृत्ति की चाह चहुदिसी, मतलब दास वृत्ति की चाहू चारों ओर फैल गए, चाटुकारिता, सब लोग एक दूसरे की गुलामी करने में लगे हुए हैं। वही कवि लिख रहा है, दास वृत्ति की चाह चहू, मतलब चारों ओर दास वृत्ति मतलब गुलाम बनने की एक हौड़ मची हुई है। ठीक है, तुम हमें कुछ पैसा दे दो, हम तुम्हारा गुलाम है। दास वृत्ति की चाह चहू दिसी, चारहू वर्ण बढ़ा ली। चारहू वर्ण आप जानते हैं कि भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ऐसा नहीं है कि दास वृत्ति केवल होती थी शूद्रों में, वैश्य में, लेकिन वर्तमान समय में चारों वर्ण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ये सब में अब दास वृत्ति आ गई है। दास वृत्ति मतलब गुलामी करना, किसी का तलवे चाटना, चमचागिरी करना, अब चारों वर्ण में आ गई है। करद खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहू बने डफाले, मतलब अपने फायदे के लिए लोग झूठी प्रशंसा आगे पीछे लोगों को होते रहते हैं। ठीक है, मानहू बने डफाली, जैसे ऐसा लगता है मानो वह डफाली बन गया। ठीक है, जो दूसरे लोगों की झूठी प्रशंसा करता हो और अपना काम निकलवाए, वैसे लोगों को कभी नहीं डफाली कहा है। ठीक है, तो ये है भारत की स्थिति। सोचिए ना भाई, बद्री नारायण चौधरी जी उस समय काल में यानी 19वीं शताब्दी में ये बातें लिख रही हैं और ये सारी बातें वर्तमान समय में भी लागू होता है। ठीक है, यानी बद्री नारायण चौधरी जी दूरदृष्टता यानी दूर तक चीजों को सोचते हैं। ठीक है, वरना इतनी बड़ी बात लिख देना कोई आम बात है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको बढ़िया से समझे होंगे और 1-2 बार आप खुद से पढ़ेंगे तो चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।